Hello everyone, welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to start your NCERT class 6th science chapter number 3 fiber to fabric. The link for other chapters of your class 6 science is available in the description box below या फिर आप Mint Talk India चैनल में class 6 science का playlist भी देख सकते हैं. But before we start today's class, here is a short introduction about me. So let us start today's class fiber to fabric. फाइबर शब्द शायद आपके लिए न्यू हो, लेकिन फैब्रिक आपने बहुत बार सुना होगा. फैब्रिक हम किसी भी कपड़े को बोलते हैं. जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ जो आप हर जगह अपने दुकान में, अपने घर पे हर जगह देखते हो, दैट इज़ कॉल्ड द फैब्रिक. इसी कपड़े को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं. कुछ लोग इसको टेक्सटाइल भी बोलते हैं. इसका मतलब ही कपड़ा ही होता है. सम पीपल ऑल्सो से इट एज वूवन मटेरियल, मतलब ये जैसे तैयार होता है उसके हिसाब से इस कपड़े को वूवन मटेरियल भी बोला जाता है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में ही और आगे पढ़ेंगे. आखिर ये फैब्रिक किस चीज़ से तैयार होता है? फोटो में आप हल्के हल्के से धागे देख सकते हैं ना. इन्हीं धागों को किस चीज़ से बनाया जाता है, ये हमारे पास आते कैसे हैं? पेड़ में तो इस तरीके के धागे कभी हम उगते हुए नहीं देखते. सो वेयर डू दिस काइंड ऑफ थ्रेड्स कम फ्रॉम? यही धागे इस फाइबर शब्द से आता है. A thing called fiber produces this kind of thread. और वही हम आगे चल के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे फाइबर से हम एक कपड़ा बनाते हैं. Let us quickly read our textbook. पहेली और बूझो को अपने साइंस क्विज के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला था और उन्हें कुछ प्राइज मनी भी मिला. तो उन्होंने सोचा why not they buy something for their parents. They went to a cloth shop. और दुकान में जाके उन्हें वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल मिला. वैरायटी मीन्स बहुत सारे टाइप्स के. शॉपकीपर ने बोला कि वहाँ पे कुछ फैब्रिक जो है, कुछ कपड़े जो हैं वो कॉटन मटेरियल से बने हैं, कुछ सिंथेटिक मटेरियल से बने हैं, कुछ वुलन मफलर्स हैं, शॉल्स हैं, आपको जो भी चाहिए वो ले सकते हैं. आप कुछ सिल्क साड़ीज़ में से भी चूज़ कर सकते हो. तो बूझो और पहेली बहुत एक्साइटेड हो गए अलग अलग टाइप के फैब्रिक को, अलग अलग कपड़े को, अलग अलग मटेरियल को टच करके, फील करके, महसूस करने में. और सिर्फ पहनने वाले कपड़े ही नहीं, हमारे आसपास हम और भी वैरायटी चीज़ें देख सकते हैं. जैसे बेडशीट है, ब्लैंकेट्स हैं, पर्दे हैं. हर एक चीज़ एक अलग अलग टाइप के मटेरियल से तैयार होता है, जिसे हम टच करके ही फील कर सकते हैं कि ये कुछ अलग ही मटेरियल है. आप अपने घर के कर्टेंस को, पर्दों को टच करके देखिए, टेबल क्लॉथ को टच कीजिए, अपने टॉवल को जिससे हम नहाने के बाद बॉडी पोंछते हैं. उसके बाद डस्टर में जो वाइट कलर का सॉफ्ट वो भी एक तरीके का कपड़ा ही हो जाता है, जिससे हम अपने ब्लैक बोर्ड को पोंछते हैं. एवरीथिंग सीम्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. इवन आवर स्कूल बैग, वो भी एक तरीके का फैब्रिक ही है, कपड़ा ही है, जिससे ये बैग बना है. उसके बाद गनी बैग्स जो हम ग्रोसरी शॉप में, वेजिटेबल शॉप में देखते हैं, ये सभी अलग अलग टाइप के फैब्रिक से बने हैं. कॉटन के कपड़ों को तो हम देख के ही पहचान जाते हैं. ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. हम जब पहनते हैं हमारे पसीने को ये कॉटन आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है. कॉटन बहुत ही सॉफ्ट होता है टच होने में और हमें पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है. कॉटन से इजीली हवा भी पास होता है. वेयरएज द वुल, ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है, इसीलिए ये हमें सर्दियों में गर्मी देता है. इट गिव्स अस वार्मथ. इट इज़ वेरी रफ टू टच. उतना आसानी से हमारी उंगली फिसलती नहीं वुलन क्लोथ्स के ऊपर. सो वुल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉटन मटेरियल. आपकी मम्मी के पास सिल्क साड़ीज़ होंगी, तो सिल्क छूने में बहुत ही स्मूथ लगता है. आप इसके ऊपर उंगली फेरेंगे तो उंगली आराम से फिसल जाती है. इट इज़ वेरी स्मूथ. एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. अगर आप पकड़ के इसे खींचोगे, वैसे खींचना नहीं, लेकिन अगर आप खींचोगे भी तो भी ये फटेगा नहीं. ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ वेरी स्मूथ टू टच एंड इट इज़ वेरी शाइनी ऑल्सो. बाकी सभी फैब्रिक्स में से कॉटन, वुलन के कंपैरिजन में सिल्क जो है वो बहुत ही चमकदार होता है, शाइनी होता है. दुकान में अगर आप जाओगे तो इन सब के अलावा एक सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए कपड़े भी दुकानदार आपको दिखाएगा. व्हाट इज सिंथेटिक मटेरियल? सिंथेटिक मटेरियल भी आप छूने में ही समझ जाएंगे. ये बहुत ही स्मूथ होता है, लेकिन सिल्क की तरह उतना शाइनी नहीं होता. ये कॉटन की तरह उतना हमारा स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करता. लेकिन क्योंकि ये थोड़े से सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं, इनमें रिंकल्स नहीं पड़ते, मतलब धोने के बाद इन्हें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए सिंथेटिक मटेरियल बहुत पॉपुलर भी हैं.
वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक मटेरियल इज पॉलीएस्टर। सिंथेटिक क्या होता है? ये कुछ केमिकल्स के द्वारा फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इन्हें फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है और उसी से इस टाइप के फैब्रिक्स को बनाया जाता है। तो किसी भी कपड़े को अगर आप ध्यान से एकदम पास से देखेंगे तो आपको ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो उसी से साबित होता है कि यह कपड़ा थ्रेड से ही बना हुआ है। थ्रेड जो कि हम नॉर्मली अपने घरों में इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हमारा कोई कपड़ा फट जाता है तो इस टाइप के थ्रेड से मम्मी उसको स्टिच करती है। इसी टाइप के थ्रेड से हमारा कपड़ा तैयार होता है। और ये थ्रेड कहाँ से बनता है? थ्रेड बनता है फाइबर से। फाइबर्स आर लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ विच थ्रेड्स आर फॉर्म्ड। और ये दिखने में कुछ इस तरीके के महीन चीज़ें होती है। ये चीज़ें हमें प्लांट से भी मिलती हैं, एनिमल से भी मिलती है। और इसी चैप्टर में हम आगे चल के इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये पतले पतले से थिन स्ट्रक्चर्स कैसे थ्रेड बनते हैं और उन्हीं थ्रेड से कपड़ा कैसे बनता है। आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। हमारे आसपास फैब्रिक्स का, कपड़ों का इतना अलग अलग वैरायटी है कि हम कैसे चूज़ करें कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा हमें कंफर्ट देगा। सो द टाइप ऑफ क्लॉथ्स विच वी वेयर, जो हम पहनते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, इट डिपेंड्स ऑन द ऑक्यूपेशन, it depends on the culture and our daily needs. So here in variety in fabrics we have one activity 1. You will visit a nearby tailoring shop जहाँ पे सिलाई का काम होता है। ऐसे दुकान में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लेफ्ट ओवर कट पीसेस आपको मिलेंगे। तो आप उन्हें पकड़ के फील कीजिए, टच कीजिए। आपको कॉटन, सिल्क, वुल, सिंथेटिक, ये 4 टाइप की चीज़ें तो बहुत फेमस हैं। इन्हें आप टच करके ही फील कर पाएंगे। सो जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फाइबर कि इन्हीं छोटे छोटे थिन स्ट्रक्चर से ही धागे बनते हैं और वही धागे आगे चल के कपड़े बनते हैं। तो ये धागे हमें मिलते कहाँ से हैं? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द फाइबर्स बाय विच द थ्रेड्स आर फॉर्म्ड? एक सोर्स है नेचुरल सोर्स, जो कि हमें नेचर से मिलता है। नेचर्स में प्लांट्स आते हैं एंड एनिमल्स आते हैं, ये नेचुरल थिंग्स है। और दूसरा सोर्स है मैन मेड सोर्स, मतलब जिसे इंसान फैक्ट्रीज में केमिकल्स को यूज़ करके बनाता है। नेचुरल फाइबर्स में हम क्या क्या चीज़ गिनते हैं? नेचुरल फाइबर्स है कॉटन, नेचुरल फाइबर है जूट, नेचुरल फाइबर है फ्लैक्स एंड देन नेचुरल फाइबर है कोकोनट। कॉटन के प्लांट होते हैं, जूट का भी प्लांट है, फ्लैक्स का भी प्लांट है और कोकोनट का भी प्लांट है। इसके बारे में डिटेल में हम एक एक करके अपने आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। देन सिल्क एंड वुल भी नेचुरल फाइबर में काउंट होता है, क्योंकि ये दोनों एनिमल प्रोडक्ट है। सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है, वुल हमें शीप से मिलता है। और उसी तरीके से कुछ मैन मेड फाइबर्स है, पॉलीएस्टर, नाइलॉन, रेयॉन, ये सभी चीज़ें फैक्ट्रीज में केमिकल्स के द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए इन्हें सिंथेटिक या फिर कभी कभी आर्टिफिशियल फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इन आवर टेक्स्ट बुक इज एक्टिविटी 2। इसी टेलर के शॉप से आप एक छोटा सा कॉटन का फैब्रिक लेके आइए और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। तो अभी अभी हमने देखा था ना कि हमें कुछ लूज थ्रेड्स नज़र आएंगे, साइड से निकलते हुए धागे नज़र आएंगे। इन्हीं धागों को, जैसे हम आम भाषा में थ्रेड बोलते हैं, धागे बोलते हैं, इन्हें हम साइंस में यार्न के नाम से भी जानते हैं, YARN, यार्न। उसी तरीके के एक धागे को आप एक एज से पुल आउट करने की कोशिश कीजिए। जेंटली पुल आउट वन yarn with the help of a pin or a needle. We will find that a fabric is made out of yarns arranged together. ध्यान से देखेंगे तो कुछ धागे ऊपर से नीचे की तरफ आपको आते हुए यहाँ पे नजर आएंगे और कुछ धागे इस साइड भी यहाँ पे नजर आएंगे। मतलब बहुत सारे धागों को किसी तरीके से अरेंज किया गया है, तभी जाके ये येलो कलर का बड़ा सा कपड़ा तैयार हुआ है। What are these yarns made up of? ये yarns फाइबर से बने हुए हैं। So here is our next topic 3.2 fibers. We have activity 3 here. Take out a yarn from the piece of cotton fabric. इसी cotton fabric से एक धागा या फिर yarn आप ध्यान से खींच के निकालिए। Place this piece of yarn on a table. उसे टेबल के ऊपर रखिए। एक तरफ आप उस यार्न को अपने थंब से दबा के पकड़िए एंड फ्रॉम द अदर एंड try to scratch the yarn with the help of your thumb, just like how it is shown in this picture. When you will scratch the other end of the yarn along its length, you will see that some
Tiny tiny thin structures are coming out of this thin thread. क्या आपको कभी नीडल में धागा पहनाने में दिक्कत महसूस हुई है? अपनी मम्मी को पूछ के देखिए, उन्हें तो ज़रूर हुई होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो एक धागा हमें नज़र आ रहा है, वी थिंक दिस इज़ जस्ट अ वन थ्रेड, एक सिंगल थ्रेड है, लेकिन इसी थ्रेड में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्प्लिट एंड्स हैं जिनकी वजह से हमें नीडल में ये धागा पिरोने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो छोटे छोटे से स्प्लिट एंड्स आए, ये स्प्लिट एंड्स क्या होते हैं? वॉट आर दीज थिन स्ट्रैंड्स? इन्हीं थिन स्ट्रैंड्स को फाइबर्स बोला जाता है, जिन फाइबर्स को एक साथ ट्विस्ट करके धागे बनते हैं, और कभी कभी इन्हीं धागे से यही फाइबर्स बाहर निकल के आते हैं और हमें सुई में पिरोने में दिक्कत होती है। दीज थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी कैन सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड द फाइबर्स. Many fibers are twisted together to form a long single thread and which is called a yarn. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि the thread is made up of yarns twisted together. Twisted शब्द का क्या अर्थ है? हम सभी फाइबर्स को ट्विस्ट क्यों करते हैं? Twisting is a process by which the fibers, the thin fibers are converted into a single thread. क्योंकि अगर हम मान लीजिए कपड़े बनाने जाएंगे, इतने पतले पतले रेशों से तो हम कपड़े नहीं बना सकते हैं, ना ही हम धागे बना के इनसे स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये जो पतले पतले से फाइबर्स है, ये कहाँ से आते हैं? तो जैसे हमने अभी अभी कुछ नेचुरल फाइबर्स पढ़े, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, फ्लैक्स, कोकोनट, इन सब प्लांट से हमें नेचुरल फाइबर्स मिलता है। दैट मीन्स थ्रू नेचर वी गेट दीज टाइप ऑफ फाइबर्स, जिसमें से कॉटन, जूट, कोकोनट एंड फ्लैक्स हमें प्लांट से मिलता है, जबकि वुल एंड सिल्क हमें एनिमल से मिलता है। वुल हमें शीप के अलावा रैबिट के बालों से भी मिलता है, यैक एंड कैमल के बालों से भी मिलता है, और सिल्क तो हमें सिल्कवर्म से मिलता है। बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स फॉर द नेचुरल फाइबर्स। ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते, कई बार धोते धोते ऐसे होते हैं ना, कपड़े खराब होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, फटने लगते हैं। तो इसीलिए मैन मेड फाइबर्स बनाए गए हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर रिंकल रेजिस्टेंट, इन्हें प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और बहुत सालों तक ये टिकते हैं। एंड दैट इज़ वाई दीज आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स इन द फैक्ट्री एंड दे आर कॉल्ड द सिंथेटिक और artificial fibers. Some examples of the synthetic fibers that we use are the polyester, nylon and acrylic. अब सवाल ये है कि ये जो फाइबर्स हैं, जो हमें पेड़ों से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, ये डायरेक्टली मिलते हैं, फूलों से मिलते हैं, पत्तों से मिलते हैं, स्टेम से मिलता है, कहाँ से मिलता है? क्योंकि इस तरीके की चीज़ें क्या हमने कभी अपनी आंखों से उगते हुए देखा है? So that we are going to study in this video. The first thing we are going to study about is cotton. कॉटन मतलब रुई, जो आमतौर पे हम हमारे घर में इस तरीके की रुई को देखते हैं, जिसे कॉटन वुल भी कहा जाता है। जब किसी को चोट लग जाती है तो मम्मी इसी रुई में डेटॉल लगा के चोट पे लगाती है। कई बार मम्मी अपने मेकअप रिमूव करती है इस तरीके की रुई से। सो कॉटन इज़ वेरी कॉमन इन आवर हाउस। इसी रुई की बनी हुई और क्या क्या चीज़ें देखी है आपने अपने घर में? हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? अपने घर के दियों के लिए क्या आपने इस तरीके की लोइयाँ बनाई है? ये भी रुई से ही बनती है। रुई को हम अपने हाथों में थोड़ा सा रख के उसे ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये रुई एकदम लंबे शेप में आ जाता है और फिर हम इन्हें दियों में रखते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ यूज्ड टू मेक दीज काइंड ऑफ विक्स? दीज आर द कॉटन वुल विच इज़ ऑल्सो यूज्ड टू फिल द मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज़। हमारे घर के जो कुशन होते हैं, पिलोज़ होते हैं, मैट्रेस के अंदर की फिलिंग होती है, ये इतना सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि इनके अंदर रुई भरी जाती है और रुई बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल होता है हमें। सो हियर वी हैव टू डू वन एक्टिविटी। हमें क्या करना है? टेक सम कॉटन वुल, थोड़ी सी रुई अपने हाथ में लीजिए और ध्यान से पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। उसके साइड में ये जो छोटे छोटे से पतले पतले थिन स्ट्रैंड्स आपको नजर आएंगे, इन्हें हल्का हल्का खींचने की कोशिश कीजिए। व्हाट कैन यू सी? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स व्हाट यू कैन सी आर कॉल्ड द कॉटन फाइबर्स। तो ये जो रुई है,
ये हमारे घर पे तो हम दुकान से खरीद के लाए वो ठीक है, लेकिन ये रुई आखिर कौन से पेड़ से उगती है, ये कहाँ से हमारे पास आती है? कॉटन हमें एक प्लांट से मिलता है एंड दिस प्लांट इज ग्रोन इन द फील्ड। बिल्कुल किसी दूसरे खेत की तरह, जैसे गेहूं के खेत, चावल के पैडी फील्ड, वैसे ही कॉटन के भी फील्ड होते हैं। बिल्कुल दूसरे प्लांट्स की तरह कॉटन प्लांट भी ग्रीन कलर का ही होता है। इसके स्टेम, ब्रांचेस होते हैं, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है, और यही कॉटन के फ्रूट जब एकदम पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब वो ओपन हो जाते हैं और अंदर हमें इस तरीके के सफ़ेद सफ़ेद रुई मिलते हैं, और यही रुई होता है कॉटन, जिसे हम अपने घर में यूज़ करते हैं। कॉटन के इस फ्रूट का एक नाम भी है और इसे हम कॉटन बोल बोलते हैं, BOLL बोल। नाउ डोंट कंफ्यूज दिस विथ A। द कॉटन वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द fruit of the cotton plant and this fruit is called the cotton boll। बिल्कुल किसी दूसरे प्लांट की तरह कॉटन के प्लांट में भी फूल आते हैं which are yellowish in color। फिर यही फूल आगे चल के फ्रूट्स बनते हैं which is again green in color and when these fruits dry up, जब ये पूरा ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तब ये ओपन हो जाते हैं। तो इस फोटो में भी आप ब्राउन कलर के कवर को देख सकते हैं। जब ये ड्राई हो जाता है तब ये ओपन हो जाता है और इसी के अंदर से हमें रुई यानी कि कॉटन मिलता है। अब ये कॉटन के जो प्लांट है ये हर जगह ग्रो नहीं कर सकते, ये यूजुअली वहीं पे ग्रो करेंगे जहाँ पे ब्लैक सॉइल होगा। नाउ सॉइल इज ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आप अपने घर के बाहर जाके मिट्टी का रंग देखिए, शायद आपके घर के बाहर मिट्टी का रंग ब्राउन हो, रेड हो। सो यूजुअली द कॉटन प्लांट्स ग्रो वेयर देयर इज ब्लैक सॉइल एंड वेयर देयर इज वार्म क्लाइमेट। और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट होता है? द प्लेसेस सच एज महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। These places have warm climate and here only the cotton plants grow. The fruit of the cotton plant which is called the cotton boll, it is very small, एक नींबू के साइज जितना होता है, और जब ये ड्राई हो जाता है when it matures the boll burst open, एकदम burst होके ये फट के बाहर आ जाता है और अंदर से हमें कॉटन फाइबर मिलता है। इन्हीं फाइबर्स के अंदर कुछ सीड्स भी मौजूद होते हैं। इफ़ यू हैव एनी कॉटन प्लांट नियर योर हाउस यू कैन सी इन्हीं कॉटन फ्रूट के अंदर ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स मौजूद होते हैं। जब ग्रीन कलर का कॉटन फील्ड सूख के एकदम ब्राउन हो जाता है, जिसके पत्ते, ब्रांचेस, स्टेम सब सूख जाता है, तभी ये कॉटन के जो बोल हैं ये हार्वेस्ट करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। इन्हें अपने हाथों से पिक करके इनके प्लांट से अलग किया जाता है, लेकिन इन सीड्स का तो कोई यूज़ नहीं। इन सीड्स को हमें निकाल के तभी इस रुई को, इस कॉटन को हम यूज़ कर पाएंगे। तो रुई में से, कॉटन में से इन सीड्स को निकालने का एक प्रोसेस भी है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। The process by which the seeds, the black color seeds of the cotton are removed from cotton fibers is called ginning। इस गिनिंग के प्रोसेस को, दैट मीन्स रुई में से बीजों को निकालने के प्रोसेस को हम हाथों से भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनली इट वॉज डन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, लेकिन आजकल तो सब कुछ मशीन से होने लगा है। सो नाउ अ डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग एंड द स्पेलिंग इज GINNING, गिनिंग। रुई में से, कॉटन में से बीजों को निकालने के बाद ये सभी रुई को टाइटली कॉम्प्रेस करके, दबा के बंडल में पैक किया जाता है एंड दीज बंडल्स ऑफ कॉम्प्रेस्ड कॉटन आर कॉल्ड बेल्स। द गिन्ड कॉटन इज कॉम्प्रेस्ड टाइटली इनटू बंडल्स which weighs approximately 200 kgs और इन्हीं को कहा जाता है बेल्स एंड these बेल्स are then sent into factories, जिससे फिर आगे चल के इन्हीं फाइबर्स से धागे बनते हैं और फिर धागों से फैब्रिक यानी कि कपड़े बनते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट हम एक और प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है जूट, JUTE, जूट। जूट से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें आपने ज़रूर देखी होंगी, जैसे ये है जूट का बैग,
जो हम यूजुअली शॉपिंग मॉल में कैरी बैग्स भी यूज़ करते हैं। देन जो गनी बैग होता है जो हमारी ग्रॉसरी शॉप में, वेजिटेबल शॉप में आप इस तरीके के ब्राउन कलर के मोटे मोटे बैग्स बस्ते देख सकते हैं। दीज आर मेड फ्रॉम जूट फाइबर। जूट फाइबर से इस तरीके की मोटी मोटी रस्सियाँ भी बनती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसीलिए भारी भारी चीज़ें इस तरीके के गनी बैग्स में रखा जाता है, तभी ये फटता नहीं और बहुत भारी भारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। मोटी मोटी रस्सियाँ भी जूट फाइबर से ही बनती हैं। तो जैसे हमने कॉटन में पढ़ा, कॉटन हमें कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है। जूट के फाइबर हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। द जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। और ये जूट के प्लांट दिखने में कुछ ऐसे होते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल, बिहार या फिर आसाम साइड में रहते हैं तो आपने अपने घर के आसपास रेनी सीजन में जूट प्लांट को बहुत देखा होगा। इट इज़ नॉर्मली ग्रोन इन द रेनी सीजन, क्योंकि इसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। जूट प्लांट को हम हिंदी में पटसन का पौधा भी बोलते हैं। एंड मोस्टली इन द सॉइल ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम इन्हीं जूट प्लांट्स को उगाया जाता है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस टू ऑब्टेन द जूट फाइबर? जूट के पौधे तो हमने ग्रो कर लिए, फिर आगे क्या करना है? द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। जब जूट के पौधों में फूल आने लगते हैं तभी इनका हार्वेस्टिंग यानी कि इनको काटा जाता है, कटाई की जाती है। इनको काटने के बाद बहुत सारे मोटे मोटे बंडल्स में इन्हें बांधा जाता है। एंड देन द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। इमर्स्ड मतलब डुबा देना, पानी में बिल्कुल पूरी तरीके से डुबो के रखा जाता है इन जूट प्लांट्स को, जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे सभी जूट प्लांट्स को हार्वेस्ट किया गया है, इन्हें बंडल्स में बांधा जा रहा है और पूरा पानी में डुबो के रख दिया जाएगा 1-2 हफ्तों के लिए। एंड दिस कैन ओनली हैपन इन द रेनी सीजन, जब हर तरफ पानी ही पानी होता है, मिट्टी में पानी जम जाता है और हम आराम से जूट प्लांट्स को डुबो के रख सकते हैं। अब पानी में इन प्लांट्स को क्यों डुबो के रखा जाता है? पानी में कई दिनों तक कोई चीज़ अगर डुबो के रखेंगे तो वो तो सड़ जाएगा, इट रॉट्स। उसी तरीके से जब स्टेम भी पानी में बहुत दिनों तक डूब जाते हैं, इनके स्टेम के अंदर के पोर्शन भी रॉट होके, सड़ के नष्ट हो जाते हैं और बाहर का, स्टेम के बाहर का जो कवर हो जाता है वो अलग हो जाता है, इट सेपरेट्स। और यही जो कवर है वो जूट फाइबर होता है। यही फाइबर जो हमें चाहिए और हम इन्हें अलग कर लेते हैं। वी सेपरेट इट बाय हैंड्स। स्टेम के अंदर का पोर्शन तो हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन स्टेम के बाहर का जो कवर होता है इसे फिर हाथ से अलग कर लिया जाता है। कई दिनों तक फिर इन्हें टांग के रखा जाता है सुखाने के लिए। एंड दीज आर the jute fibers that we want. So this full process is named as retting. When the bundles of jute stem are immersed in pond water या फिर कोई भी stagnant water, ऐसी जगह जहाँ पे हमेशा पानी ही पानी भरा रहता है, वहाँ पे पूरा डुबा के रखना जूट स्टेम्स को for a few days, जिससे कि जो स्टेम होता है वो अंदर से सड़ जाता है, द स्टेम रॉट्स एंड द आउटर फाइबर ऑफ द जूट इज सेपरेटेड। और फिर उसी जूट फाइबर को बाहर लेके ऐसे सुखाया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेटिंग, RETTING। उसके बाद जब ये फाइबर्स एकदम सूख जाते हैं, इनमें से पानी पूरा ड्राई हो जाता है, तब इन्हें निकाल के पूरा बंडल्स में पैक कर दिया जाता है एंड देन इन्हें फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। फिर आगे चल के इन्हीं फाइबर्स से जूट के थ्रेड्स बनाए जाते हैं, मतलब जूट के धागे, और फिर इन्हीं धागों से गनी बैग्स जैसे कपड़े बनते। तो इस तरीके से जूट के ये पौधे हार्वेस्ट होने के बाद उनके स्टेम्स के कवर निकालने के बाद सुखा के ड्राई करके फिर जूट के फैब्रिक इस तरीके से बनाए जाते हैं। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट फाइबर आर द कोकोनट फाइबर। क्या आपने नारियल के छिलकों को इस तरीके से कभी छीला है? हम इन्हें छील के तो अक्सर फेंक देते हैं क्योंकि दीज आर ऑफ नो यूज़ टू अस, हमारे लिए ये किसी काम का नहीं है। लेकिन कोकोनट के इन्हीं छिलकों से
आगे चल के इस तरीके के रस्सियाँ बनाई जाती हैं, इस तरीके के डोर मैट्स भी बनते हैं। सो कोकोनट के इस टाइप के कवर से ही कोकोनट फाइबर हमें मिलता है एंड द कॉमन नेम ऑफ कोकोनट फाइबर इज कॉल्ड एज कॉयर, COIR कॉयर। तो आपने अगर कॉयर मैट्रेस का नाम सुना है, मीन्स इस तरीके के मैट्रेस के अंदर कॉयर की फिलिंग की जाती है जिससे कि मैट्रेस सॉफ्ट बन सके एंड द प्रोसेस इज द सेम ओनली। फाइबर से सबसे पहले यार्न बनाए जाते हैं, थ्रेड्स यानी कि धागे बनाए जाते हैं, फिर उन्हीं धागों से फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाया जाता है। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर इज द फ्लैक्स फाइबर। फ्लैक्स भी जूट के प्लांट की तरह इस तरीके का एक पौधा होता है और इसी पौधे के स्टेम से हमें जो फाइबर मिलता है उसे हम फ्लैक्स फाइबर बोलते हैं। एंड द क्लॉथ विच इज मेड from the stem fibers of the flax plant is called as linen. लिनन के कपड़े भी बहुत सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल होते हैं। This fabric is made from the fibers of the flax plant. इसी तरीके के पतले पतले फाइबर्स हमें एनिमल से भी मिलते हैं। सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है। ये भी पतले पतले धागे होते हैं जिन्हें आगे प्रोसेस करके सिल्क के धागे बनाए जाते हैं, फिर उन सिल्क के धागों से सिल्क की साड़ी और कुर्ते बनते हैं। सिमिलरली फ्रॉम द शीप ऑल्सो वी गेट द वुल। टू मेक फैब्रिक all the fibers are first converted into yarns. And how this is done? This is done by the process of spinning. Spinning वाले प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक छोटा सा एक्टिविटी करना पड़ेगा अपने हाथों से। You have to take some cotton in your left hand and with your right hand try to pull some fibers slowly. Use your thumb finger and your forefinger and then pull करते करते आप उससे थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कीजिए। Pull a little and then twist a little with the help of your fingers. Pull and twist. Pull and twist. Pull and twist. So in this process we are taking little fiber and we are spinning the fiber. थोड़े थोड़े फाइबर को एक साथ लाके हम उसे स्पिन कर रहे हैं and by spinning the fibers are coming together in a form of a thread. Pull the fiber and twist it. Pull the fiber and twist it. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। ये हम सिंपल हमारे फिंगर से ही सभी फाइबर्स को स्पिन कर रहे हैं और जितना ये फाइबर स्पिन करता जाएगा ये एक लंबा सा थ्रेड बनेगा, अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड, कॉटन थ्रेड। तो हमने इस एक्टिविटी में क्या किया, हमने अपनी उंगली और अपने 4 फिंगर से थोड़े थोड़े कॉटन फाइबर्स को, कॉटन वुल यानी कि कॉटन के फाइबर्स को ही थोड़ा थोड़ा पुल किया और पुल करते करते हम उन्हें कंटिन्यूसली ट्विस्ट करते गए और उसी से सारे फाइबर्स एक साथ जमा होते गए और एक थ्रेड यानी कि यार्न बना दिया। तो ये जो हमने उंगली से अपनी एक्टिविटी की, इस एक्टिविटी को ही स्पिनिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग का स्पेलिंग है SPIN, स्पिन, NING, निंग, स्पिनिंग। स्पिन का मतलब ही है गोल गोल घूमना। अब जो चीज़ हमने अपनी उंगली से की, इसी स्पिनिंग को करने के टोटल 3 प्रोसेस हैं। There are 3 devices by which we can do spinning. A simple device which is used for spinning of fibers is called a hand spindle और इसे टकली भी बोलते हैं। हैंड स्पिंडल या फिर टकली दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये है कॉटन वुल जो हमने अपने हाथों से पकड़ा था और यही स्पिंडल कॉटन वुल को धीरे धीरे करके यहाँ से पुल करता है और कंटिन्यूसली ट्विस्ट करता जाता है और ट्विस्ट करते करते नीचे यहाँ पे जो थ्रेड बन रहा होता है वो इस जगह पे कलेक्ट होता है। सो व्हाट इज़ अ हैंड स्पिंडल और टकली? It is a device which is used for spinning of any fiber by hands. सेकेंड जो डिवाइस है उसे भी हम अपने हाथों से ही चलाते हैं और उसे हिंदी में चरखा बोलते हैं या फिर इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील बोलते हैं। दिस इज अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर स्पिनिंग थ्रेड्स। इस डिवाइस को आपने महात्मा गांधी के साथ बहुत देखा होगा क्योंकि महात्मा गांधी ने चरखा को पूरे इंडिया में पॉपुलराइज किया था जब इंडिपेंडेंस का मूवमेंट हो रहा था। महात्मा गांधी जी ने बोला क्यों ना हम अपने खुद के खेतों में उगे हुए कॉटन से हम अपने खुद के थ्रेड बनाएं और उसी थ्रेड से हम सूती के, खादी के कपड़े बना के पहने। उससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। सो महात्मा गांधी ओनली एनकरेज्ड पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न।
होम स्पन यानी कि इंडिया में स्पिन किए गए थ्रेड से बने हुए कपड़े, जिन्हें हम खादी के कपड़े भी बोलते हैं। एंड टू शन इम्पोर्टेड क्लोथ्स, शन मतलब छोड़ देना, इम्पोर्टेड क्लोथ्स का त्याग कर देना जो ब्रिटेन की मिल में बनता आया है, क्योंकि हमारे देश का पैसा हमारे देश वालों के पास ही रहेगा तो हमारे देश की ही तरक्की होगी। एंड टू पॉपुलराइज and promote khadi, government of India has also constituted a body called as Khadi and Village Industries Commission in 1956 after the independence. कॉटन के थ्रेड्स फैक्ट्रीज में भी बनते हैं, which is done with the help of spinning machines on a large scale. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines in factories. These also make the yarns and which is in turn used to make the fabrics. चलिए अब हमने थ्रेड्स भी बना लिए, अब हम ये देखते हैं कि इन थ्रेड्स को हम कपड़े में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। हाउ डू वी मेक फैब्रिक, हाउ डू वी मेक क्लोथ्स बाय द हेल्प ऑफ दीज थ्रेड्स और यार्न्स। वैसे तो धागों से कपड़े बनाने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट द टू मेन प्रोसेसेस बाय विच अ फैब्रिक इज मेड इज कॉल्ड वीविंग एंड निटिंग। हम वन बाय वन दोनों प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट वीविंग। अगर आपने एक्टिविटी 2 में ध्यान से नोटिस किया था, अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। एक फैब्रिक में एक तो कुछ धागे हैं जो इधर नीचे की तरफ आ रहे हैं और कुछ और धागे हैं जो उधर राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। मीन्स वन सेट ऑफ थ्रेड्स आर कमिंग डाउन एंड द अनदर सेट ऑफ थ्रेड्स आर गोइंग towards the left or right. So there are total 2 sets of thread. ये है weaving का process. The process of arranging 2 sets of yarns together to make a fabric is called weaving. वीविंग के इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने अपने लोअर क्लास में ऑलरेडी पेपर स्ट्रिप से वीविंग किया है। इसी एक्टिविटी से वीविंग कैसे किया जाता है वो हमें अच्छे से समझ में आता है। हम बहुत सारे स्ट्रिप्स ऑफ पेपर बनाते हैं और उसको ऊपर से नीचे आते हुए और लेफ्ट टू राइट जाते हुए 2 सेट्स ऑफ स्ट्रिप्स लेते हैं और उन्हें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके अरेंज करते हैं। द सेम थिंग व्हेन डन विद द हेल्प ऑफ कॉटन थ्रेड्स या फिर कॉटन यार्न, उसे हम वीविंग ऑफ अ फैब्रिक बोलेंगे। नाउ इफ यू नोटिस दिस फोटोग्राफ, यहाँ पे भी वीविंग किया जा रहा है। ये लेडी अपने हाथों से ही वीविंग कर रही है, लेकिन कुछ टूल्स का यूज कर रही है। इन टूल्स को कहा जाता है LOOM, loom. The device on which weaving of yarns is done is called a loom. So if somebody is using his hands to use this device, use this loom to weave a piece of fabric, then this is called the hand loom, which is the hand operated device. इस hand loom में भी सभी थ्रेड्स को, पतले पतले थ्रेड्स को 2 सेट्स में अरेंज किया जाता है। एक तो जो ऊपर से नीचे तक आ रही होती है और दूसरा सेट ऑफ थ्रेड जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड सेट ऑफ थ्रेड लेफ्ट टू राइट जाती हुई आपको नजर आएगी। अ साड़ी इज बीइंग मेड हियर ऑन द हैंडलूम। साड़ी के अलावा बहुत से अलग अलग टाइप के फैब्रिक भी वीविंग मेथड से तैयार किए जाते हैं लूम्स में। ये लूम नाम का डिवाइस छोटा भी हो सकता है और इस तरीके के बड़े बड़े डिवाइसेस भी होते हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें भी हाथों से ही चलाया जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हैंडलूम ओनली। बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ करके जो फैक्ट्रीज़ में वीविंग की जाती है वो तो हम हाथों से नहीं चला सकते, उसके लिए हमें करंट या फिर पावर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे वीविंग के प्रोसेस को पावर लूम में किया जाता है। व्हेन द वीविंग इज डन बाय बिग मशीन्स इन द फैक्ट्रीज, दे आर कॉल्ड द पावर लूम जनरेटेड फैब्रिक। सो लेट अस डिफाइन वीविंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक दैट इज ए क्लॉथ बाय अरेंजिंग यार्न्स, yarns मतलब threads, passing in one direction and the other yarn passing at the right angles to them is called weaving. एक थ्रेड, एक यार्न ऊपर से नीचे जाता है और दूसरा थ्रेड जो है ठीक उसके राइट एंगल से पास होता है। Then there is the second method of making a kind of fabric, वो है knitting. निटिंग का प्रोसेस हम यूजुअली स्वेटर्स बनाने में करते हैं। KNIT, knit, TING, टिंग, निटिंग। इसमें के साइलेंट है। मोस्टली स्वेटर्स आर बीइंग मेड बाय द प्रोसेस ऑफ निटिंग। स्वेटर्स के अलावा सॉक्स भी निटिंग के प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही धागा यूज़ हुआ है। In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric, and this is the main difference between knitting and weaving. Weaving में 2 sets of threads use होता है और knitting में सिर्फ एक single thread use होता है। सेकेंड डिफरेंस इज दैट वीविंग में हम थ्रेड्स को 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज करते हैं, जबकि निटिंग में हम थ्रेड्स को इंटरलूप करते हैं। दैट मीन्स थ्रेड को लूप करके हम अरेंज करते हैं, देन उसी थ्रेड को वापस उसी लूप्स के अंदर से अरेंज करते जाते हैं और इसी तरीके से हमारा कपड़ा बढ़ता जाता है और इसी तरीके से ये फैब्रिक तैयार होता है। लेट अस डिफाइन निटिंग, the process in which a single yarn is used to make a piece of fabric is called knitting. Example of the fabric is socks and sweaters. So that is why if you pull a thread from a torn piece of socks या फिर एक फटे हुए स्वेटर के टुकड़े से अगर आप कोई भी थ्रेड को खींच के निकालेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा थ्रेड निकल के आ रहा है और पूरे स्वेटर के थ्रेड्स बाहर आ जाते हैं, जबकि वीविंग में ऐसा नहीं होता। इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू पुल आउट अ थ्रेड फ्रॉम अ वीव्ड फैब्रिक। वीविंग की ही तरह निटिंग को भी हम हाथों से भी कर सकते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो डन इन मशीन्स इन बिग फैक्ट्रीज। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, जैसे सिर्फ स्वेटर एंड सॉक्स ही नहीं, शॉल्स, वेस्ट एक्सेट्रा आर ऑल्सो मेड विद द हेल्प ऑफ निटिंग। और उसके बाद जो फैब्रिक बना, उस फैब्रिक का यूज़ करके हम वेराइटी ऑफ क्लोथ्स बनाते हैं, जो अलग अलग चीज़ें हम पहनते हैं, जैसे साड़ी, कुर्ता, लुंगी, दुपट्टा एक्सेट्रा। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल कि आज जो हम कपड़े पहनते हैं वो एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले, जैसे आपने अपने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, एकदम जब स्टोन एज वाले पीपल हुआ करते थे, वो लोग बिल्कुल एनिमल्स की तरह ही हंटिंग करते थे, खाने की तलाश में इधर उधर भटकते थे। हैव यू एवर वंडर्ड what materials people used in ancient time for clothes? जब क्लाइमेट धीरे धीरे ठंडा होने लगा तब उन्हें सर्दी की वजह से ऐसा फील होने लगा कि क्लोथ्स आर रियली रिक्वायर्ड टू कवर बॉडी। फिर जब उन्होंने एनिमल्स को देखा कि उनको तो सर्दी नहीं लगती क्योंकि उनके बॉडी पे, उनके स्किन के ऊपर एक टाइप की कवरिंग है। जब वो एनिमल्स को हंट करते थे उन्हें वो स्किन निकालने को मिलता था। जब वो पेड़ों से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते थे तो उन्हें पेड़ों से भी एक अलग टाइप का कवर मिलता था, एक मोटा सा कवर जिसे हम बार्क ऑफ द ट्री कहते हैं। तो वहीं से स्टोन एज वाले पीपल को आइडिया आया कि क्यों ना हम भी अपने बॉडी को कवर करने के लिए इस तरीके के क्लोथ्स बनाएं, एंड देयर वाज द बिगनिंग ऑफ द क्लोथिंग मटेरियल। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क of the trees and the big leaves of the trees to cover their bodies, and then they also used animal skins and animal furs to cover themselves. कई पेड़ों के जो बार्क होते हैं, स्टेम का बाहर वाला पोर्शन जो बहुत मोटा होता है, वो हवा से भी बचाता है और सर्दी से भी बचाता है। उसी तरह कई पेड़ों के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो भी एज अ बॉडी कवर स्टोन एज के लोग यूज करते थे। एंड देन एनिमल स्किन एंड फर, उससे उन लोगों को ठंडी में भी राहत मिलती थी, बिकॉज फर इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ एनिमल हेयर, और एनिमल हेयर से हवा बहुत कम पास होती है, इससे बहुत गर्माहट महसूस होती है। एंड देन एनिमल स्किन ऑल्सो, स्टोन एज वाले लोगों को लगता था अगर स्किन एनिमल्स को कवर कर रहा है तो उससे हम अगर कपड़े बना के पहनेंगे तो उससे हमारी बॉडी भी कवर हो जाएगी। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स टू मेक क्लोथ्स एंड कवर देयर बॉडी। फिर जब लोग सेटल होने लगे, व्हेन पीपल बिगेन टू सेटल, ये भी आपने अपने हिस्ट्री में पढ़ा है, तब उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। एक जगह रह के एक जगह पे ही उन्होंने डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, और उसी से उन्हें पता चला कि कॉटन प्लांट, फ्लाक्स प्लांट ऐसे होते हैं जिससे हमें फाइबर्स मिलते हैं, और उन फाइबर्स का इस्तेमाल भी हम थ्रेड्स बनाने में करते हैं। ये वाली सोच एक दिन में नहीं हुई। इट टुक देम मिलियंस ऑफ ईयर्स टू थिंक अबाउट द प्रोसेस एंड टू मेक द क्लोथिंग जर्नी। जिंदा रहने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन पीपल स्टार्टेड टू सेटल डाउन नियर द रिवर्स, दे स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, देन दे स्टार्टेड टू ग्रो डिफरेंट प्लांट्स। दे लर्नड हाउ टू वीव ट्विग्स। ट्विग्स क्या होता है? जो पेड़ों के थिन
शूट्स होते हैं, जो पतले पतले ब्रांचेस होते हैं, उनको लेके उन्होंने वीविंग करना शुरू कर दिया। उससे उन्होंने मैट्स बनाए, बास्केट्स बनाए। ग्रास, जो सूखी सूखी घास होती है, वो भी बहुत स्ट्रांग होती है, आप अपने हाथों से फाड़ नहीं सकते, तो उससे भी उन लोगों ने मैट्स बनाने और बास्केट्स बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद जो क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे मनी प्लांट, लताएं, वेरी थिन शूट्स होते हैं उनकी, जिन्हें हम इंग्लिश में वाइन्स भी बोलते हैं, तो इनको भी यूज़ किया उन्होंने डिफरेंट स्ट्रैंड्स बनाने के लिए। जैसे आज हम फाइबर्स को ट्विस्ट करके धागे बनाते हैं, तो उस टाइम उन लोगों ने उन वाइन्स को, एनिमल फ्लीस को, फ्लीस मतलब एनिमल हेयर को भी ट्विस्ट करके लंबे लंबे धागे बनाने शुरू कर दिए, स्ट्रैंड्स बनाने शुरू कर दिए। और फिर वहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया कि इन स्ट्रैंड्स को हम वीव करके फैब्रिक्स के रूप में बना सकते हैं और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन अल्टीमेटली जब लोगों को कॉटन प्लांट, फ्लैक्स प्लांट के बारे में भी पता चला, जब उन्होंने पहली बार इस टाइप के प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने देखा कि इन प्लांट्स से जो फाइबर्स मिल रहा है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन फाइबर्स को भी हम ट्विस्ट करके थ्रेड्स बना सकते हैं और इन थ्रेड्स का इस्तेमाल हम डिफरेंट थिंग्स बनाने के लिए कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली पीपल स्टार्टेड टू यूज़ दीज फाइबर्स टू मेक फैब्रिक। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इन एंशियंट इजिप्ट ऑल्सो, इजिप्ट में एक बहुत बड़ी लंबी सी नदी है, नील नदी, जिसे हिंदी में नील नदी एंड इंग्लिश में नाइल रिवर बोलते हैं। यहाँ पे भी अर्ली पीपल सेटल हुए थे, यहाँ पे भी लोगों ने कॉटन एंड फ्लैक्स को ग्रो करना शुरू कर दिया था और यहीं से इन्हें ये फाइबर्स एंड देन फाइबर्स से इन्होंने फैब्रिक्स बनाना भी शुरू कर दिया था। और इंडिया में नियर द रिवर गंगा पीपल स्टार्टेड टू सेटल डाउन। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, क्योंकि उस समय सीविंग नीडल जो है, सिलाई करने वाली नीडल, सुई, वो तो इन्वेंट ही नहीं हुई थी। तो उस समय लोग सिर्फ ये फैब्रिक बना लेते थे कैसी तरह, और इसी फैब्रिक को अपने बॉडी के आसपास लपेट के अपने बॉडी को कवर करते थे। तो जिस टाइप की चीज़ें आज भी हम यूज़ करते हैं, जैसे साड़ी, लुंगी, धोती, टर्बन यानी कि पगड़ी, दुपट्टा, ये सब चीज़ें एक लंबी फैब्रिक होती है, मतलब एक लंबा सा कपड़े का टुकड़ा जिसमें किसी भी तरीके का स्टिच नहीं होता। इसे हम अपने बॉडी में जस्ट ड्रेप अराउंड करके लपेट के पहन लेते हैं। दीज आर द अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ इवन वी यूज नाउ ऑल्सो। एंड पीपल ऑफ द पास्ट, उनके पास तो सुई नहीं था, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, सो दे ऑल्सो जस्ट ड्रेप द फैब्रिक्स अराउंड देयर बॉडी एंड यूज द फैब्रिक्स एज इट इज़। और उसके बाद जब इन्वेंट हुआ सीविंग नीडल, तब लोग स्टिच करने लगे फैब्रिक्स को और अलग अलग टाइप के कपड़े बनाने लगे। जैसे आजकल हम कपड़े को काट के कुर्ता बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, पैंट बनाते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, स्टिच्ड क्लोथ, जिसे नीडल की मदद से सिव करके, सिलाई करके बनाया जाता है। अब सिलाई करने के दो तरीके हैं, पीपल यूज हैंड स्टिचिंग ऑल्सो एंड पीपल यूज मशीन स्टिचिंग ऑल्सो। तो अगर हम क्लोथिंग मटेरियल के डेवलपमेंट की हिस्ट्री को 3 स्टेजेस में डिवाइड करें, the 3 stages in the history of the development of the clothing material. First stage is when the people started to wear clothes from the plant fibers such as the flax fiber, cotton fiber and bark of the trees. Second stage में लोगों को एनिमल फाइबर्स के बारे में भी पता चला, जब उन्हें लगा एनिमल फाइबर्स हमें गर्मी देते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये हमारे लिए भी यूजफुल है, लाइक द वुल एंड द सिल्क। Here you must know that silk is invented in China and from the China only silk came to various parts of the world. Clothing material के development का third stage है when the man started making the synthetic fibers. Synthetic fiber को man made हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम फैक्ट्रीज में केमिकल्स के द्वारा बनाते हैं, such as the rayon, nylon and polyester. They are produced in the factories with the help of chemicals. और केमिकल्स का यूज करके कैसे हम एक फैब्रिक बना सकते हैं, इसके बारे में आप और भी डिटेल में अपने क्लास 8th के साइंस में पढ़ेंगे। एंड वाई दे वर मेड, इनका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, इनमें रिंकल्स नहीं पड़ते, ये बहुत ही सस्ते होते हैं नेचुरल फाइबर से। सो देर आर मेनी डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द सिंथेटिक फाइबर्स, दैट इज वाई दे वर डेवलप्ड बाय द मैन।
सो व्हाट डिड वी लर्न इन दिस चैप्टर? हम सबसे पहले कुछ ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं जिससे हमें कुछ नेचुरल फाइबर्स मिले, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन। फिर उस कॉटन में से बीजों को निकाला जाता है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ गिनिंग, और उससे हमें जो मटेरियल मिलता है वो होता है फाइबर्स, यानी कि पतले पतले रेशे। अब बहुत सारे फाइबर्स को एक साथ पकड़ के ट्विस्ट करके थ्रेड्स बनाए जाते हैं फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग। और थ्रेड्स का साइंटिफिक टर्म साइंस में हम यान बोलते हैं। और फिर इन धागों से, इन यान से जब हम फैब्रिक बनाते हैं, उसके दो मेन प्रोसेस हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज वीविंग, सेकेंड प्रोसेस इज knitting. So this is the summary of this whole chapter. Let us see the keywords now. The first word is cotton wool. Cotton wool is obtained from the cotton plant. It is made up of thin cotton fibers. तो जो रुई का एक बड़ा सा टुकड़ा हमारे घर पे रहता है, उसी को हम कॉटन वूल कहते हैं। What is fabric? अ वोवन मटीरियल, एक ऐसा मटीरियल जो वीव करके तैयार होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लॉथ, इज कॉल्ड अ फैब्रिक। वॉट आर फाइबर्स? Fibers are long, thin, narrow structures which are obtained from some plants and animal sources from which threads are formed, and they are called fibers. What is knitting? Knitting is a process of making a fabric from a single yarn. एक सिंगल धागे से जब हम फैब्रिक को बनाते हैं, धागे को इंटरलूप करके, तो उस प्रोसेस को निटिंग बोला जाता है। जैसे हम सॉक्स, स्वेटर, शॉल्स बनाते हैं निटिंग के प्रोसेस से। What is spinning? Spinning is the process of making yarn from fibers. हम जब फाइबर्स से धागे बनाते हैं तो उस प्रोसेस को स्पिनिंग बोला जाता है। और इस स्पिनिंग करने के टोटल 3 डिवाइसेस हैं। एक डिवाइस टकली है जो हम हाथ से यूज़ करके बनाते हैं। दूसरा डिवाइस है चरखा, जैसे महात्मा गांधी जी ने जो पॉपुलराइज किया था, दैट इज़ ऑल्सो हैंड ऑपरेटेड स्पिनिंग डिवाइस। तीसरा तरीका है हम मशीन्स का यूज़ करके धागों को बनाते हैं स्पिन करके। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ वीविंग? वीविंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक, जिसमें हम 2 सेट ऑफ यार्न्स को राइट एंगल में अरेंज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय अरेंजिंग 2 sets of yarns at a right angle to each other. This is called weaving. एक धागा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, दूसरा धागा ठीक उसके राइट एंगल में गुजरता है, दैट इज लेफ्ट टू राइट। और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब फैब्रिक तैयार होता है, दैट इज by the process of weaving the fabric is made. And last is what is a yarn? Spun fibers are called yarn. या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a yarn is a simple thread which is made by many fibers spinned together. So let us start today's class. Exercise number 1 question. Classify the following fibers as natural or synthetic fibers. तो हमारे पास है नाइलॉन, वुल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर एंड जूट। Natural fibers are those that we obtain from plants and animals. जैसे वुल, कॉटन, सिल्क एंड जूट, ये चारों नेचुरल फाइबर्स हैं। वुल हमें शीप से मिलता है, कॉटन प्लांट से, सिल्क फ्रॉम द सिल्कवर्म एंड जूट फ्रॉम द प्लांट। Whereas नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर आर द सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि ये फैक्ट्रीज में केमिकल्स के द्वारा तैयार होता है। दीज आर आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। Next question number 2. State whether the following statements are true or false. Number A. Yarn is made from fibers. Yes, this is true. Yarn मतलब thread, और ये thread fibers से ही बनता है। Second one. Spinning is a process of making fibers. No, this is false. Fibers तो हमें plant से directly मिल जाता है। Spinning के process से thread यानी कि yarns बनते हैं, fibers नहीं। Point number C. Jute is the outer covering of coconut. No, this is false. Jute is the outer covering of jute plant, और कोकोनट का जो फाइबर होता है उसे हम COIR coir बोलते हैं। Point D is the process of removing seeds from the cotton is called ginning. Yes, this is true. Number E. Weaving of yarn makes a piece of fabric. Yes, this is true. फैब्रिक बनाने के 2 सबसे important methods हैं, एक है weaving और दूसरा है knitting. Next is F. Silk fiber is obtained from the stem of a plant. No, this is false. Silk is an animal fiber and it is obtained from silkworm. Next है polyester is a natural fiber. No, this is false. Polyester एक synthetic fiber है, ये chemical से तैयार होता है।
Next question number 3, fill in the blanks. Number A, plant fibers are obtained from दो सबसे important plant fibers, jute and cotton. Next है animal fibers are silk and wool. Question number 4, from which parts of the plant cotton and jute are obtained. तो प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड. तो कॉटन एंड जूट हमें उसके प्लांट के किस पार्ट से मिलता है? आंसर इज कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट और इस फ्रूट को हम कॉटन बोल के नाम से भी जानते हैं. जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट और ये स्टेम जब हार्वेस्ट होने के बाद पानी में डुबो के रखा जाता है तो उसका बाहर का कवर बाहर निकल के आ जाता है और वही फाइबर्स जूट फाइबर्स होते हैं और उससे हम डिफरेंट मटेरियल्स बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर. कोकोनट फाइबर का एक और नाम है कॉयर और इससे हम 2 मटेरियल्स क्या बना सकते हैं? एक तो रस्सी बनाते हैं, वी मेक रोप्स, वी मेक मैट्स, क्योंकि कॉयर बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है और इसीलिए इससे ऐसी चीज़ बनती है जो टिकाऊ हो, स्ट्रॉन्ग हो. सो दैट इज़ वाई द रोप्स आर मेड एंड द मैट्स आर मेड सो दैट कि इससे हम कितना भी पैर पोछे ये फटेगा नहीं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न यानी कि थ्रेड फ्रॉम फाइबर, इसे हमें एक्सप्लेन करना है डिटेल में. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. अब इस आंसर को हम बहुत सारे पॉइंट्स में लिखने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट में हमने स्पिनिंग के बारे में लिखा कि इस प्रोसेस का नाम क्या है. सेकेंड पॉइंट में हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. इन दिस प्रोसेस द फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन वुल इज पुल्ड आउट जेंटली and twisted at the same time. This brings the fibers together to form the yarn. अब तीसरे पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि ये जो स्पिनिंग का प्रोसेस है ये किस किस डिवाइस से किया जाता है. देयर आर 3 डिवाइसेस फॉर द स्पिनिंग. फर्स्ट इज़ द हैंड हेल्ड स्पिंडल जिसे हम टकली के नाम से भी जानते हैं. दूसरे डिवाइस का नाम है स्पिनिंग व्हील या फिर चरखा. दिस इज़ ऑल्सो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस. एंड द थर्ड डिवाइस इज स्पिनिंग मशीन्स जो बिग बिग फैक्ट्रीज में मशीन का इस्तेमाल होता है स्पिनिंग का काम करने के लिए. Now we will see some other important questions related to this chapter. Number 1, write 2 examples of the fibers which are obtained from animals. So wool and silk are the 2 fibers we obtain from animals. Wool हमें sheep से मिलता है, silk हमें silkworm से मिलता है. Other than sheep, we also obtain animal hair from camel, yak and rabbit. Second question है yarn, fabric and fibers are related to each other. Show the relationship by filling the blanks in the following sentence. Fibers सबसे बेसिक यूनिट है. फाइबर से सबसे पहले यार्न्स यानी कि थ्रेड बनता है और फिर इसी थ्रेड से फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनता है. Now let us read the sentences. Fabric of cotton sari is made by weaving cotton yarn, which in turn is made by spinning thin cotton fibers. Next question is, are the cotton and jute obtained from animals? No. Cotton and jute are the plant fibers. They are obtained from plants. Question 4, in which states of India cotton is grown? तो कॉटन ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट चाहिए और ये कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एक्सेट्रा आर द प्लेसेस विच हैज़ ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट एंड हियर ओनली कॉटन ग्रोज. Question 5, write the type of soil which is best for the cultivation of cotton crop. So अभी हमने बोला black soil is the best for cultivation of cotton crop. Question 6 is the method which is used to harvest cotton from plants. Write the names. कॉटन के ग्रीन प्लांट्स जब एकदम मैच्योर हो जाते हैं तो वो एकदम ड्राई होके ब्राउन होके सूख जाते हैं. तो दूर से देख के ऐसा लगता है जैसे स्नो कवर्ड फील्ड हो. कॉटन के फ्रूट्स को, कॉटन बोल को हैंड पिकिंग से अपने हाथों से पिक कर करके ही हार्वेस्ट किया जाता है. सो हैंड पिकिंग इज द मेथड बाय विच द कॉटन इज हार्वेस्टेड एंड समटाइम्स मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस हार्वेस्टिंग. Number 7 question is, one way of making fabric, that is a piece of cloth from yarn, is weaving. What is the other method? The other important method is knitting, in which a single yarn is used to make the fabric. Question 8 is, in which states of India jute is grown? तो जूट
वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम के स्टेट्स में ही ग्रो होता है और रेनी सीजन में ग्रो होता है जब बहुत सारा पानी होता है। क्वेश्चन 9 इज नेम द फेमस पर्सन हु मेड द चरखा पॉपुलर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सो आंसर इज द फेमस पर्सन हु मेड द चरखा पॉपुलर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज आवर फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि उन्होंने कहा था जब हम चरखे में धागे बनाएंगे उसी धागों से हम खादी के कपड़े बनाएंगे और पहनेंगे तो उससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हमारे देश का पैसा ब्रिटेन के मिल में बनाए हुए कपड़ों को खरीदने में नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वंस पहेली विजिटेड अ टेलर शॉप एंड ब्रॉट होम सम कटिंग्स ऑफ फैब्रिक टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। शी टुक 2 pieces and found that one of the pieces were shrinking when it was burned with a candle, but the other did not shrink. अब ये फैब्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एक फैब्रिक जब उसने एक धागा लेके बर्न किया तो एक तो बिल्कुल श्रिंक हो रहा था, मतलब सिकुड़ता जा रहा था, लेकिन दूसरा वाला श्रिंक नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल पेपर बर्न करने के जैसे ऐश में बदल रहा था। Can you help her to find out which of the two was cotton and which was silk fabric? So this is one main important difference between a plant fabric and between an animal fabric, because जो plant fabric होता है cotton, ये कभी भी श्रिंक नहीं होता बर्न होने पे, ये ऐश बन जाता है बिल्कुल पेपर की तरह। जैसे पेड़ों से पेपर बनता है तो पेपर ऐश हो जाता है, वैसे ही कोई भी प्लांट फाइबर अगर आप जलाएंगे, कॉटन का थ्रेड या फिर जूट का थ्रेड जलाएंगे तो वो श्रिंक नहीं होगा, वो ऐश बन जाएगा। लेकिन जो एनिमल फैब्रिक होता है जैसे सिल्क का एक धागा अगर आप जलाएंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा। सो दैट इज़ वाई वी कैन गेट द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉटन एंड सिल्क, बिटवीन अ प्लांट फैब्रिक एंड बिटवीन एन एनिमल फैब्रिक। श्रिंक कैसा होता है, जैसे मान लीजिए आपके सिर का एक बाल लेके अगर आप उसे कैंडल में जलाने की कोशिश करेंगे तो बाल जैसे श्रिंक हो जाएगा, सेम तरीके से सिल्क का धागा भी श्रिंक हो जाएगा। सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी विद द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड सी बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ कॉटन, नाइलॉन, फ्लैक्स एंड वुल विच इज़ नॉट ए नेचुरल फाइबर। तो नाइलॉन जो है ये सिंथेटिक फाइबर है, इट इज़ नॉट ए नेचुरल फाइबर। बाकी जो कॉटन, फ्लैक्स एंड वुल है ये सभी नेचुरल फाइबर्स हैं। नंबर 12 क्वेश्चन, राइट द प्रोसेस विच इज़ यूज टू सेपरेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स। तो इस प्रोसेस का नाम गिनिंग है। द प्रोसेस विच इज़ यूज टू सेपरेट द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम इट्स सीड्स इज कॉल्ड द गिनिंग। Question 13, write the name of cloth which is made from the stem fibers of flax plant. तो flax plant के फाइबर से जो कपड़ा बनता है उसका नाम लिनन होता है। लिनन is the cloth which is made of stem fibers of flax plant. Next question number 14, name 2 fibers which are obtained from the stems of plant. So one is the flax fibers which we get from the stem of flax plant और दूसरा है jute fibers जो हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इज इन विच मेथड अ सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। सो knitting इज द मेथड इन विच अ सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, जबकि जो वीविंग मेथड है उसमें हम 2 sets of yarn यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज राइट द बेसिक मटीरियल। बेसिक मतलब जिस मटीरियल से हम काम करना शुरू करते हैं। व्हाट इज द बेसिक मटीरियल दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक दैट इज अ पीस ऑफ क्लॉथ। द बेसिक मटीरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ फैब्रिक इज द फाइबर्स। फाइबर्स से ही हम कपड़े को बनाना शुरू करते हैं। फाइबर्स से थ्रेड बनता है और फिर उसी थ्रेड से कपड़ा बनता है, फैब्रिक बनता है। 17 question is coir is the common name of which fiber? Common name of coconut fiber is coir. 18 question, write the name of the season in which jute crop is cultivated. Jute crop is cultivated in rainy season क्योंकि बहुत सारा पानी की ज़रूरत होती है। Question 19 is what materials people used in ancient times for clothes? Ancient time में लोग big trees के bark यानी पेड़ों की छाल, big leaves of the trees, एनिमल स्किन एंड एनिमल फर का इस्तेमाल करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 2 क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल and were used for making fabrics. So Nile river is in Egypt. In ancient Egypt,
Cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and they were used for making fabrics. Number 21 question is give the name of two simple devices used for spinning. So one is the charkha जिसे इंग्लिश में spinning wheel बोलते हैं and second is टकली which is also called hand spindle. ये simple devices क्यों हैं? क्योंकि इनको हम हाथ से ही यूज़ कर सकते हैं. These are hand operated devices. Next question, why jute is not used for making fabrics, that is dresses. हम हमारे कपड़े बनाने के लिए जूट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जूट इज़ अ वेरी रफ फाइबर. रफ मतलब ये छूने में बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, आरामदायक नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, लाइट नहीं है और बहुत मोटा है. तो इसके बने हुए कपड़े अगर हम पहनेंगे तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा. हमें बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम, आरामदायक कपड़े चाहिए होते हैं जो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर सके, है ना. सो दैट इज वाई जूट इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग आवर क्लोथ्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स. हम जूट फाइबर्स का यूज़ करते हैं गनी बैग्स बनाने के लिए क्योंकि ये बहुत ही रफ और स्ट्रॉन्ग होता है. Next question is how are fabrics prepared? Fabric are prepared from the thread or yarn by weaving or knitting process और इसके लिए हम हैंडलूम या फिर पावर लूम का यूज़ करते हैं. Next question is which type of soil is best suited for jute crop? So the soil present in the West Bengal, Assam and Bihar region is best suited for the cultivation of jute crop. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द वियरिंग ऑफ पीपल ऑफ एंशियंट एरा. मतलब एंशियंट टाइम्स में लोग क्या पहनते थे? ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम्स people used to wear bark of the trees, big leaves of the trees, animal skin and animal fur to cover themselves. Question 27. Why coconut fiber are used in making ropes and mats? Coconut fibers are very rough and they are very hard and strong. So these can only be used for making ropes. जिससे कि रस्सियाँ आसानी से फटे नहीं, बहुत भारी भारी चीज़ें हम उससे बांध सके और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाएँ. देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. नंबर 1, विच पार्ट ऑफ दीज प्लांट्स हैव फाइबर्स. कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें से हमें फाइबर्स मिलता है और इन फ्रूट्स को कॉटन बोल भी बोलते हैं. कोकोनट में जो फ्रूट्स आते हैं, जैसे कोकोनट का फ्रूट जो हम खाते हैं उसके बाहर का ब्राउन कवर निकाल के उसी में से हमें फाइबर्स मिलता है. जूट प्लांट में भी जो स्टेम पोर्शन होता है उसी से हमें फाइबर मिलता है. दैट मीन्स द बार्क पोर्शन इज यूज्ड एज अ फाइबर. Question number 2. Bujo with perfect eyesight was finding it difficult to pass a thread through the eye of a needle. बूझो की आंखें बहुत अच्छी है, उसकी आईसाइट बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी सुई में धागा पिरोने उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था. What can be the possible reason for this? It is difficult to pass a thread through the eye of a needle because the end of the thread was separated into few thin strands. एक जो धागा वो सुई में पिरोने की कोशिश कर रहा था वो धागा बहुत सारे फाइबर्स से मिलके बना हुआ था और ये फाइबर्स उसके एंड से ऐसे ऐसे करके सेपरेट हो रहे थे और इसीलिए इस छोटे से नीडल से वो गुजार नहीं पा रहा था इस थ्रेड को. Question number 3. We need clothes. Write some points to specify the statement. Why do we need clothes? We need clothes to protect our body from heat, cold, rain and the weather and the climate. Second point is clothes protect us from harmful bacteria and dirt. Third point is they make us presentable so that we can go in front of others. And the last point, they help us to maintain body heat. हमें जब पसीना आता है और वो पसीना हमारे कपड़ों में एब्जॉर्ब होता है तो उससे हमारे बॉडी को ठंडक का एहसास होता है. पसीना क्योंकि सूखने लगता है हमारे बॉडी से इवेपोरेट होता है और उससे हमारी बॉडी कूल डाउन होती है. सो दैट इज़ वाई क्लोथ हेल्प अस to maintain our body heat. Next question is write 2 steps for making fabrics from the fibers. In the first step, fibers are converted into yarn by the process of spinning. Second step, fabric is made from the yarns by the process of weaving or knitting. Next question is in ancient times, stitching was not known. People used to simply drape the fabric around different parts of their body. Even today also a number of unstitched fabric are used both by men and women. Can you give 4 such examples? So साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, दुपट्टा, टावल, ये सभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें स्टिचिंग नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 6.
द कोट worn by warriors is made up of metals. क्या आपने कभी देखा है बड़े बड़े राजा महाराजा जब लड़ाई में जाते थे तो अपने बॉडी पे जो कवच पहनते थे वो मेटल का बना हुआ होता था. सोचिए तो what would have happened if these coats are made up of fibers. अगर सिर्फ हमारे जैसे कपड़े पहन के ही वो लड़ाई में चले जाते तो क्या होता. Metal coat consists of small metal rings linked together in a pattern to form a mesh. Warriors जो metal coat पहनते थे वो छोटे छोटे metal ring से बना हुआ एक नेट जैसा चीज़ होता था और उसी से उनका कोट बनता था. If this metal coat is made up of any kind of fiber, अगर सिर्फ कॉटन या फिर जूट या फिर मान लीजिए हमारे जैसे कपड़े पहन के ही वो वॉर में चले जाते तो क्या होता. Sword can cut easily this fiber jacket, that is the fiber made up of cotton. उसे तलवार आराम से काट देती और वॉरियर को बहुत ही नुकसान होता है. It would have caused harm to the warrior. जबकि मेटल पे तलवार कट नहीं कर सकती. Let us see the next question. What happens when the yarn is burnt? Do they shrink away or melt? And what type of odor is given off? When the cotton yarn are burnt, they do not shrink or melt. They burn just like a paper. They burn into ash. The burning yarn gives an odor of similar to the burning paper. जबकि सिल्क yarn अगर हम जला रहे हैं, the silk yarn will shrink away from the flame and burn just like a burning hair. और इनका जो ऑर्डर होता है कैसी बदबू आएगी, बिल्कुल किसी जले हुए मीट की तरह या फिर एक बाल के जलने के बदबू की तरह. द वुल यार्न ऑल्सो श्रिंक, क्योंकि वुल भी एक एनिमल फाइबर है. द वुल यार्न विल ऑल्सो श्रिंक एंड बर्न बट इट विल नॉट मेल्ट. It has a strong odor of burning hair. Main point is that the synthetic yarn will shrink and burn, and it will also melt and give an odor similar to burning plastic. So that's all for today's video. This was the last question of this chapter. I hope you have understood this full chapter very well. If you still have any doubt or question, you can ask me in the comment box. We will meet very soon with our next chapter. Till then, thank you very much. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.